बच्चों, let's read this question. This question states, to which of the following is Bohr's theory applicable? A. He plus, B. Li plus 2, C. Tritium, and D. Be plus 3. Let's understand this question with a basic key concept. So first हम थोड़े से findings देखेंगे कि Bohr's theory के findings क्या थे. So Bohr's theory वो प्रपोज करी थी नील बोहर ने, एंड बेसिकली उसने कुछ कंसेप्ट्स पे बात करी थी. फर्स्ट वाज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक. हेंस इसने ये वाला कंसेप्ट भी बताया था एंड इस कंसेप्ट पे बात करी थी. सेकेंड, he have stated the atomic spectra and atomic spectra बताया था हाइड्रोजन एटम का. उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके पास मिनिमम एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. सो उसने बताया दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वेयर द एटम हैज मिनिमम एनर्जी, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. एंड वी नो दैट आफ्टर ग्राउंड स्टेट वो अपनी एनर्जी को हायर करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिट करता है और वो एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है. सो थर्ड इज दैट उसने स्टेबिलिटी बताई. सो ही गिव द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एज उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वो लॉस नहीं होते, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, हेंस एमिशन ऑफ रेडिएशन पॉसिबल नहीं है, तो अपने स्टेबल स्टेट में रहते हैं. एंड उसने और बताया अबाउट द एनर्जी, द रेडियाई ऑल्सो. सो इसने बताया एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. उसने बोला कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में कांस्टेंट रहती है, हेंस तभी हम ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं. हेंस उसने काफी सारे पोस्टुलेट्स दिए, काफी सारे फाइंडिंग्स दिए, बट दीज आर द मेन फाइंडिंग्स of Neil Bohr and that majorly constitute the Bohr's theory. So if we need to apply कि Bohr's theory किस पे applicable है, so applicable की बात करी जाए, so it is applicable only to the hydrogen atom. That is वो उसी एटम पे applicable होगी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो बोहर्स की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड, हमें चारों में से ये निकालना है कि किसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जिसके पास ही 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन एटम को रेप्लिकेट करेगा, एंड हेंस इफ इट इज रेप्लिकेटिंग द हाइड्रोजन एटम तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन लाइक आयंस है, राइट. इसको हम हाइड्रोजन लाइक आयन स्पीशीज भी बोलते हैं, एंड देन वो बोहर थ्योरी को एप्लीकेबल करेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज He plus. He plus, as we know, the atomic number of helium is 2, but as He plus, that is a cation is there. Hence we know that He plus के पास 1 electron ही होगा, as 1 electron will be removed. Hence we can say that it is a hydrogen like species, and if it is a hydrogen like species, Bohr's theory is applicable. Next, it is Li plus 2. We know the atomic number of Li, it is 3, and उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, as 2 electrons are removed, so we know that 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा. Hence यहाँ पे भी बोहर थ्योरी एप्लीकेबल है, बिकॉज ये भी एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही तो बन गया ना. देन थर्ड, ट्रीटियम. ट्रीटियम को हम लिखते हैं एज ट्रीटियम इज अ बेसिकली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एंड उसके पास हाइड्रोजन 3 1. इसका मतलब 3 इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज 1. इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, hence Bohr theory is applicable.
क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में भी बोहर थ्योरी तो एप्लीकेबल होगी ही. Then fourth is Be plus 3. As you know, the atomic number of beryllium is 4. But अगर मैं plus 3, that is remove कर दूंगी 3 electrons. If I remove the 3 electrons, तो Z एक ही बच जाएगा Be plus 3 का. इसका मतलब it is also a hydrogen-like species. 1 electron is present. Hence Bohr theory इसमें भी applicable है. Hence, as it is a multiple choice answer, so the final answer to this question is option number A, B, C and D. So all are following the Bohr theory. I hope you understood it well. Best of luck.